हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है तार अनकबूत, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। वो नाहमवार सांसों को तरतीब देने की कोशिश कर रही थी। अगर जो अब्बा साईं और अदा जान जाते कि वो इस अनजान शख्स के सामने गई थी तो यकीनन शाम तक हवेली में सफ़े मातम बीत जाती। ज़रमीना, तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो? माँ की तंबिया करती बातों ने उसे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाने पे मजबूर कर दिया। अम्मा, वो बहुत अच्छा है, एक बार मिल के तो देख लें लाला साईं, वो मन्नत भरी आवाज़ में कहते माँ के कदमों के पास बैठी। तुम क्यों हवेली को किसी तूफान की नज़र करना चाहती? और तुम्हारे भाई, वो तो चाहते हैं कि अपनी मीना को अपनी नज़रों से दूर ना करें। अगर तुम्हारी ये हरकत इन तक पहुँचेगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? घर में क्या मोहब्बत की कमी मिली थी जो तुम एक नामहरम से रिश्ते जोड़ने बैठ गई? अगरचे वो इंतहाई सादा लुह और धीमी आवाज़ की माली खातून थी, मगर बेटी की सरकश तबीयत देखते इसे आने वाले वक्त से आगाह किया। कुछ भी तो अलग नहीं, ना ज़ात बरादरी का कोई मसला, फिर क्यों ऐसे बोल रही हैं? तो अम्मा, और मुझे पता मेरे भाई मेरी खुशी देखेंगे। भाइयों के लिए झलकता मान इसके लहजे से जाहिर था। अम्मा ने अहमकों की जन्नत बसाए अपनी बेटी को देखा। इसकी माँ ने भी रवायती माओं की तरह डांट टपट के चुप करवा दिया। वो बोझल दिए शहर वापस आ गई। मुझे मिलना था तुमसे, एक मुख्तसर सा पैगाम उसे भेजकर उसे जवाब का इंतज़ार करने लगी थी। आज है, मैं आपके हॉस्टल से लेने आ जाता हूँ। उसे भी ज़रमीने को देखे काफ़ी टाइम हो चला था, जबकि इसके गांव जाने पे नाराज़ था, मगर महबूब का एक पैगाम उसे सर पर दौड़ने पे मजबूर कर गया। वो इसीलिए शहर के मुकामी होटल में ले आए, जहाँ सलाम दुआ के बाद होने वाली बात ने कितनी देर उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। ज़रमीने, अगर तो ये मजाक है, इंतहाई बेहुदा मजाक है। सॉरी, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से मेरे या आपके वालिदैन की दिल आज़ारी हो, जबकि मैं अपनी सिस्टर और मॉम को आपके घर भेजना चाह रहा हूँ। फिर ऐसी क्या आफत? ज़रमीने की बात ने उसे अंगारों पे ला बिठाया था। अदा साईं नहीं मान रहे और ना ही अम्मा साईं, लेकिन हम तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाएंगे। आंसू की धार, साथ काजल की धार भी गमगीन आंखों से निकली तो वो बेचैन हो उठा। प्लीज़ ज़र, तुम अगर ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम कहो तो मैं बात करूं? वो कायर नहीं था, उसे अपनाना चाहता था मुकम्मल इज्जत और भरे समाज में मान के साथ, मगर ज़रमीने के दिल में न जाने कौन से खदशात सर उठाने लगे थे। इस पे कोर्ट मैरिज की धुन सवार थी। यूं ही दिन आसो यास में गुजर रहे थे जब अचानक अम्मा साईं की तबीयत खराबी की कॉल मसूल हुई तो वो बिना कुछ सोचे समझे और इससे मिले गांव चली गई। वो इससे रूठ के जा रही थी, मगर वो नहीं जानते थे कि अब का मिलन भी आखिरी था और रूठना भी। उफ़, प्लीज़ यार, बात तो सुन लो मेरी। अनीज़े ने 2 दिन की इग्नोरेंस के बाद तीसरे दिन उसे जा लिया था। प्लीज़ अनीज़े, मुझे तुम में और तुम्हारे इस कज़न में कोई इंटरेस्ट नहीं। उफ़क़ को अनीज़े और बारी की मुँह पर गुफ्तगू खिलाई जा रही थी। यार उफ़क़, एक हफ़्ते की तो बात है, मुझे इस शख्स की एक दिन के लिए भी शक्ल नहीं देखनी। आया कि एक हफ़्ता, और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम इसकी कज़न हो। इसी की तरह बिना कोई वजह की दुश्मनियाँ निभाओगी? मुझे डिग्रेड करने का मौका तुम दोनों जाने क्यों दोगे? वो हद दर्जाए रूड हो रही थी। अनीज़े ने ताज्जुब से उफ़क़ को देखा। हमने डिसाइड किया था कि बारी या किसी थर्ड पर्सन का हमारी दोस्त पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर तुम ऐसी क्यों कर रही हो उफ़क़? अनीज़े को इसका रवैया हर्ट करने लगा था। आप भूल रही हैं अनीज़े मैडम कि उसे हमारे दरमियान आप ही लाई हैं। उफ़क़ इन दोनों का मिल के अपना मजाक उड़ाना भूल नहीं रहा था। उफ़क़ प्लीज़। अनीज़े को एहसास हो रहा था कि बारी और उफ़क़ को एक लाइन पे लाने के चक्कर में अपनी दोस्ती ख़राब कर चुकी है। उफ़क़ ने बिना इसे देखे अनीता और एलिया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। ए पार्टनर, व्हाट हैपेंड? बारी ने अनीज़े को उदास देखते इसकी तरफ कदम बढ़ाए जब वो उसे सख्त नज़रों से घूरते वहाँ से चली गई। तुम्हारी कश्मीरी सेब के साथ गड्ढा हुआ है मोहतरमा का क्या? मुबश्शिर ने तफसील से आगाह किया तो बारी ने इन तीनों की तरफ देखा, जो खुद भी काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रही थी। वैसे तो मैं खुद ही प्रोफेसर से ये ग्रुप वाली खप ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करने वाला था, मगर ये कश्मीरी सेब न जाने क्यों अब एक चैलेंज सी लगने लगी है, जिसे बारी के सामने सरेंडर करना ही करना होगा। बारी के माथे पे सोचों का इनगिनत जाल बिछा था, पर अक्सर होने लगा था। बारी उफ़क़ के करीब रहने की वजह ढूंढने लगा था। व्हाट नॉनसेंस यार, अब हम मकड़ी के घरौंदे पर सर्च करेंगे? उफ़क़ को बारी की फजूल सिचुएशन ने चिढ़ाया था, जहाँ हशरात के रहन सहन और समाजी रवैयों पे एक जामाई रिपोर्ट पेश करनी थी, क्योंकि मकड़ी दगाबाज हशरात में शामिल है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? बारी की न्यायाली मंतिक ने उफ़क़ को मज़ीद भड़काया था।
سوری، میں ایسے کسی انسیکٹس کو اپنی تحقیق میں نہیں لاؤں گی جسے بیان کرتے مجھے شرمندگی ہو۔ یہاں انسانوں کی وفاداری کی کوئی گارنٹی نہیں جو اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ صاحب کیڑے مکوڑوں پہ ریسرچ کریں گے۔ افق نے ہاتھوں سے ان دیکھی مٹی جھاڑی۔ مس افق شاہ، آپ اب بھی بنا تحقیق بات کر رہی ہیں محترمہ۔ رافعہ کو اس کا انداز بیان اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنے منتخب ٹاپک اور اس کی وجوہات کو باقاعدہ تحریر کرتے ڈین کے آفس میں جمع کروایا گیا تھا۔ جب باری سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس کی بات کئی لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ، اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ یہ اپنا گھر مکمل ہونے نہیں دیتی، یعنی یہ ایک خاندان یا گھر نہیں بنتی۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی باپ مارا جاتا ہے اور بچوں کے بڑے ہوتے ہی ماں ماری جاتی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ کلاس میں تالیوں کی گونج پیدا ہوئی تو باری نے طنزیہ نگاہوں سے افق کو دیکھا۔ افق کو باری کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، تبھی وہ اگلے اسٹوڈنٹس کو سنے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ انیسے نے باری کی ایک ایک حرکت کو بغور جائزہ لیا۔ آخر وہ کیوں بری خصلت کے مالک کیڑے پہ اتنی توجہ دے رہا تھا؟ جہاں تک کہ وہ باری کو جانتی تھی، وہ ایسی چیزوں کے لیے اپنے کیریئر کا اتنا اہم پروجیکٹ ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ کیا صرف افق کی دشمنی میں وہ اسے ان چیزوں میں الجھا رہا تھا، یا واقعی باری کے لیے مکڑی کے گروندے کی اہمیت تھی؟ انیسے کا دماغ ان گنت سوچوں کی آمجگاہ بنا ہوا تھا۔ اگر مجھے مرنا پڑا تو میں مرنے سے پہلے زندگی سے بھرا ایک بھرپور سانس لینے کی خواہش کروں گی۔ اور پتہ ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی وہ لمحہ راحت ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس ہر آنکھ جب بھی اٹھتی ہو، مسکراتی ہو اور بتاتی ہو کہ ہم آپ کے اپنے ہیں۔ اور اگر موت مہلت دیتی تو سب اپنی زندگی میں زندگی جی لیتے، پر موت کا کہنا ہے کہ میں موت ہوں اور میں مارنے آئی ہوں، بنا رکے، بنا سنے، بنا کہے مجھے خاموش کرانا آتا ہے۔ اور تمہیں بتاؤں کہ مجھے ایسی خاموشی راس آتی ہے جس میں میں بنا کہے، بنا سنے خاموش ہو جاؤں اور پیچھے سب آنکھیں صاف کرتے رہ جائیں، اور پھر مسکرا کر کہیں یہ یہی تھی ابھی اور اب ہمیشہ یہی رہے گی۔ تو میں تب موت کو بتاؤں گی کہ تمہارا آنا بس مجھے ایک اور جہان میں لے آنا ہے، چھوڑا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دعا کرو کہ موت تب مسکرا کر کہے، ذہ نصیب، یہاں بھی سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ بی بی جی، آج آپ کی تخت پوشی کی رسم ہونی ہے، سید ثقلین بلا رہے ہیں آپ کو۔ ایک مریدنی اس کے حجرے میں داخل ہوئے عقیدت سے سر جھکائے کہا۔ بابا سائیں سے کہو ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تقریب پھر کسی دن رکھ لیں۔ اس نے بنا مریدنی کی طرف دیکھے کہا۔ پر پاک بی بی، بھاڑ میں جائے سب کچھ، تمہیں ایک بار کا سنائی نہیں دے رہا؟ میں نہیں ہوں کوئی پاک بی بی، یہ دیکھو بالکل ایک عام عورت ہو، تمہاری طرح اماں سائیں، دادی سائیں کی طرح اندھے ہو تم لوگ، نظر نہیں آتا کچھ؟ وہ چیختے ہوئے حاجیاتی انداز میں بولی کہ گلے میں خراش پڑ گئی تھی، ساتھ ہی آنکھوں سے پانی برسنے لگا۔ مریدنی نے اس کی حالت دیکھتے وہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا۔ وہ جو بمشکل خود پہ قابو رکھنے کی کوشش میں تھی، سنسناتے دماغ سے زمین پہ گری تھی۔ اماں سائیں جو شور سنتے باہر آئی تھی، اسے گرتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی، مریدنی کو گاؤں کی ڈاکٹرنی کا بلانے کا کہتے اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی۔ ڈاکٹر نے جو انہیں جان افزا خبر سنائی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ تم نے کیا کیا کرم جلی؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم گاؤں والوں کو؟ ارے ہم تم منکر ہو گئے۔ جو عورت قرآن سے جڑ جاتی ہے، کسی نامحرم کو اسے دیکھنا چھونا بھی گناہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدہ بخت بھری اگرچہ سادہ لوح انسان تھیں، مگر اس حویلی کے اصولوں سے روگردانی کرنے والوں کے انجام سے بھی آگاہ تھیں۔ تبھی اکلوتی بیٹی کا اقدام اور اس کا انجام آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ کیوں ماں اتنا وویلا کیوں؟ کل جب دھوم دھام سے اپنی بیٹی کا جنازہ نکال رہے تھے، آپ لوگ ایک بار بھی کچھ پوچھا تھا مجھ سے؟ میری خواہش، میرے جذبات، میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں۔ چپ کر بدبخت، خبردار جو آواز اس کمرے سے باہر بھی گئی تو۔ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہو پائی تھی کہ جب دادی سائیں نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنے برابر کھڑا کیا۔ ضبط کرنے کے باوجود بھی ایک ہلکی سی چیخ نکلی تھی جو دادی سائیں کو مزید آگ ببولا کر گئی۔ ہم نے بھی تو اپنی بہن بیٹیاں دی ہیں، تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر چڑھے ہیں؟ انتہائی تنفر سے اسے کہتے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے دادی کی لاڈلی رہی تھی، اتنی سختی دیکھتے دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اور سن لو تم دونوں ماں بیٹی، اس گناہ سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑواؤ، ایسا نہ ہو کہ بات گھر کے مردوں تک پہنچے اور یہ اگلی سانس لینے کو ہی نہ رہے۔ دادی سائیں نے گویا ان ماں بیٹی کو ذات پہ احسان کرتے اپنا حکم صادر کیا۔ وہیں ڈاکٹر کو بھی کئی ایک تحائف سے نواز کے منہ بند کروا دیا گیا تھا۔
मैं किससे कहूँ कि अगली बारिश का वादा था इसका, कोई उसे भी तो कहे कि लौट आए। बारिश लौट आई है, एक अफसरदा सी निगाह डायरी पे डाली जहाँ अपने हाथ से लिखी गई नज़म ने इसके अंदर कई अलाव धकाए। अंदर की घुटन बढ़ने लगी तो कमरे से बाहर निकल आया। मौसम में छाया हब्स उसे मज़ीद बेचैन करने लगा। एकदम अपनी ज़िंदगी बेरंग नज़र आने लगी। न जीने की कोई ख़ास वजह नज़र आ रही थी, न कोई मकसद। आज उसे एक मोटिवेशनल सेज का हिस्सा बनना था। बेजारी से उठते अपने लिए फॉर्मल ड्रेस सेलेक्ट किया और कुछ देर बाद वो नक्शा तैयार होते यूनिवर्सिटी की तरफ पड़ गया। कमरे में दाखिल होते ही तौसीफी निगाहें इसकी तरफ उठी थीं। अपनी तकरीर का आगाज़ करने से पहले इसने एक तायराना निगाह वहाँ पे मौजूद तलबा पे डाली, लेकिन इसका सरसरी निगाह डालना भी क़यामत साबित हुआ था। वो चेहरा भला इतनी आसानी से कहाँ भुलाया जा सकता था। वो जो मगन सी बैठी मोबाइल पर मसरूफ़ नज़र आ रही थी, मगर अपने ऊपर जमी निगाहों से बाखबर अनीता वगैरह को मैसेजेस भेजे इनकी गैर हाज़िरी पे भरम नज़र आ रही थी। तभी अब्दुल बारी का शरीर टोला नीज़े समेत दाखिली दरवाजे पे नज़र आया था। एक चटकती निगाह इन सब पे डाले वो सामने देखने लगी थी। प्रोफेसर ने इसे निगाहें चुराते अपने टॉपिक का आगाज़ किया था। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आज़ादी, राय, हक, खुद इरादी, ये सब एक ही बात का निचोड़ हैं जो हमें एतराज़ात की तरफ माइल करती हैं, जिन्हें हम अपनी सो कॉल्ड आज़ादी राय कहते हैं, क्योंकि हम इस मुल्क के बशिंदे हैं। अपने मुल्क के सिस्टम को बुरा कहना हमारा हक है, मगर चंद एक अच्छाइयों को बयान करना हमारे लिए मुश्किल अमर है। सफाई निस्फ़ ईमान है कि हम इस पे इश्तहारात और बिल बोर्ड नस्ब करवा सकते हैं ताकि सब सीखें पुरअमली नमूना क्या रह जाता है। रोड पार्क को ख़राब करना हमारा कौमी फरीज़ा है, चाहे वो इश्तहारात ही क्यों न सड़कों गंदगी का सबब बन रहे हों। माइक पे गूंजती आवाज़ ने सबको अपने शहर में जकड़ रखा था। बात थी सिस्टम और आज के नौजवान की, जिसकी शुरुआत ही किसी माहिर उस्ताद के हाथों की जान वाली चित्रोल से हो रही थी। तो सर, क्या आप चाहते हैं कि हम फैंसी में जिएं? जो गलत है उसे आंख बंद करके सही किस तरह से कह दें? जब तक हम चीज़ों के गलत होने पे एतराज़ नहीं उठाएंगे तो सिस्टम कैसे सही होगा? तलहा की बात पे कई तलबा ने इस बात में सर हिलाते इससे मुत्तफ़िक होने का ऐलान किया। हमारी नस्ल हद दर्जा हकीकत पसंद है। हम नुक्ता एतराज़ को उठाते हैं मगर इसके हल के लिए अपना किरदार नहीं निभाते। शायद इसलिए भी कि अगर इसका हल मिल गया तो एतराज़ उठाने का जवाज़ क्या रहेगा। हमें मसाइल से कोई मसला नहीं, हम चीज़ें आबज़रू करते हैं मसाइल के हल के लिए नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को बुरा कहने के लिए। खामियां निकालना अपना हक समझते हैं। इनफैक्ट इससे चीज़ से प्यार भी करते हैं। हम इस सदी में रह कर भी किसी मसीहा का इंतज़ार करने वाले लोग फैंटेसी में ही रह रहे हैं। क्या ही अच्छा हो जो हम खुद मसीहा बन जाएं। प्रोफेसर ने एक बार फिर नोट्स बनाती उफ़क़ पे निगाह डाली। अब्दुल बारी ने एक सुलगती निगाह प्रोफेसर पे डाली थी। वो भी शायद बारी की निगाहों की तपिश से कुछ घबराया था। अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ ले जाते इसने तलबा से अलविदाई कलमात कहे। बहसो तमहीद काफ़ी लंबी थी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। गुड लक आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। प्रोफेसर ने अलविदाई कलमात बोले तो तमाम स्टूडेंट्स इनकी ताज़ीम में खड़े हुए। नाइस टू मीट यू सर। उफ़क़ को शायद अब होश आया था कि वो वाहिद स्टूडेंट थी जो खामोश रही थी, वरना तमाम क्लास ने अपना नज़रिया नुक्ता एतराज़ ज़रूर ज़ेर बहस लाया था। प्रोफेसर ने एक उलझी निगाह उफ़क़ पे डाली। वहीं बारी के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ था। गैलरी में जाते प्रोफेसर को जा लिया। क्या था ये? क्यों घूर रहे थे आप उफ़क़ को? बारी का बस नहीं चल रहा था कि वो प्रोफेसर की अच्छी खासी टुकाई कर देता। वहीं क्लास इनके इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। कीप डिस्टेंस अब्दुल बारी। क्लास के सामने अपनी तज़हीक शायद प्रोफेसर को बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। आप मुझे सिखाएंगे कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन रखना है? अब्दुल बारी का हाथ इनकी तरफ बढ़ा था, जबकि तमाचे की आवाज़ ने वहाँ मौजूद हर शख्स को साकिन कर दिया था। अब्दुल बारी भी हक्का बक्का इन्हें देखे जा रहा था। उसे अपने अमल का नहीं पता था कि प्रोफेसर का ये रद्द अमल इसे ज़रूर सकते में ले गया था। एक तायराना निगाह सब पे डालते वो तेज़ कदम उठाते चले गए थे। उफ़क़ हमेशा की तरह देर से पहुंची थी। अगरचे इस मामले की नीयत का अंदाज़ा नहीं था, मगर अब्दुल बारी को प्रोफेसर से पढ़ने वाले थप्पड़ ने ज़रूर दचका दिया था। वो तो हर प्रोफेसर का चहेता था। एक दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से थप्पड़ खा चुका। वजह क्या थी? सबके दरमियान चेमगोइयाँ हो रही थीं। अब्दुल बारी की निगाह उफ़क़ पे पड़ी तो वहीं इसकी आंखों के अजीब से तासुरात उफ़क़ को खुद में सिमटने पे मजबूर कर गए थे। दोस्त तो वो पहले भी नहीं थे, पर इसकी निगाहों का सर्दपन उफ़क़ को नज़रें चुराने पे मजबूर कर गया था। क्या हुआ? धर्मेश ने आते ही इसे घेरा। वो भी क्लास में मौजूद नहीं था। बारी ने नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर ली। एक अनजान बंदे का यूँ हमारे दोस्त पे हाथ उठाना, इसके लिए प्रोटेस्ट तो बनता है ना। मुबश्शिर हद दर्जाए बारी से उनसियत रखता, तभी इसकी तज़हीक ने जज्बाती कर दिया था। वहाँ मौजूद कुछ तलबा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई और कुछ ने मामले की तह तक पहुँचने का कहा था।
وہ بائک لیے ریور سائڈ آ گیا۔ راستے میں سے اپنے سگریٹ کی ڈبی خریدی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار افق کا چہرہ اور پروفیسر کی نگاہیں گھوم رہی تھیں۔ 1 گھنٹے میں وہ پوری ڈبی ختم کر چکا تھا، پر اندر کی جلن نے کہاں کم ہونا تھا۔ ایک فیصلہ کرتے اس نے یونیورسٹی کا رخ کیا۔ انیتا، افق کہاں ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے اس کی نگاہ افق کی دوست پہ پڑی تو اس سے پوچھ لیا، باری اور افق کا نام لے؟ یقیناً یہ اس صدی کا معجزہ تھا۔ وہ تو چلی گئی اپنے ہاسٹل، انیتا نے بمشکل خود کو جواب دینے کے لیے تیار کیا۔ اوکے، باری نے سرد لہجے میں کہتے قدم واپسی کی طرف بڑھائے، مگر پھر الٹے پاؤں واپس آیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، نمبر دے سکتی ہیں آپ؟ وہ باری جو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، افق کا نمبر مانگ رہا تھا۔ یہ واقعی معجزہ تھا۔ انیتا نے سر ہلاتے بنا افق کے ری ایکشن کا سوچے جلدی سے اس کا نمبر نوٹ کروایا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔